पूना बम फैक्ट्री में दो ऑफिसर बैठकर चाय पी रहे थे। लंच का टाइम था। इसी बीच में एक 4th क्लास का कर्मचारी, जिसके बदन पे कपड़े भी अच्छे नहीं थे और पेट कमर से लगा हुआ था, आंखें अंदर धसी हुई थी, जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। अक्सर 4th क्लास के कर्मचारी जीवन ही ऐसा जीते हैं, ना अच्छा खा पाते हैं, ना अच्छा पहन पाते हैं। ऐसा ही कर्मचारी ऑफिस में एंट्री करता है और अपने साहब से कहता है, साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए। तो ऑफिसर पूछता है, क्या कोई बीमार है या तुम्हें क्या कहीं जाना है? बोले, जी नहीं। तो फिर कल है क्या? बोले, साहब ये मत पूछिए कल है क्या, लेकिन कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। अधिकारी ने कहा, सरकारी छुट्टी तो नहीं है कोई? फिर तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? बोले, साहब कल के दिन की छुट्टी जरूर चाहिए। ऑफिसर ने कहा, मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा। बोले, साहब तनख्वाह काट लेना, चाहे पूरी महीने की काट लेना, लेकिन मैं कल नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर वो व्यक्ति बाहर निकल गया। दूसरे अधिकारी का दिमाग सनका और उसने तुरंत उठकर उस व्यक्ति को ऑफिस के बाहर रोक लिया और उससे कहा, भाई इस तरह बात करते हैं ऑफिसर से? क्या तू नहीं जानता कि ये ऑफिसर तेरी नौकरी भी खा सकता है? तेरा कल कौन सा खास दिन है? उसने कहा, साहब जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिली, जिस व्यक्ति की वजह से मेरे बदन पे कपड़े आए, जिस व्यक्ति की वजह से मेरे सर पे छत आई, जिस व्यक्ति की वजह से मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस व्यक्ति की वजह से मुझे संपत्ति रखने का अधिकार है, जिस व्यक्ति की वजह से मुझे सड़कों पर चलने का अधिकार है, जिस व्यक्ति की वजह से मुझे सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार है, जिस व्यक्ति की वजह से मुझे सरकार चुनने का अधिकार है, और जिस व्यक्ति की वजह से मेरे मुंह में जबान आई, उस व्यक्ति का जन्मदिन है। ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं, अनपढ़ गंवार आदमी हूं। कल उस व्यक्ति का जन्मदिन है। अगर आपको ज्यादा जानना या समझना है तो उस जन्मदिन में, उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, सामाजिक लोग आएंगे। आप आकर समझ लेना, सुन लेना। इतना कहकर वो कर्मचारी आगे बढ़ गया। नाम था इस व्यक्ति का दीना भाना। शोषित पीड़ित समाज में जन्मा एक व्यक्ति सर उठाकर जीना सीख गया था और वो चाहता था कि मेरा पूरा समाज सर उठा के जी सके, संभल सके। जिनके आगे उनके पूर्वज आंख झुकाकर बात करते थे, उनके आगे सर उठा के बात कर सके। तो अगले दिन, यह दिन था 14 अप्रैल का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही थी। यहां पर क्लास 1 अधिकारी मान्यवर काशीराम साहब पहुंच जाते हैं और 14 अप्रैल के प्रोग्राम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में जानते हैं। यहीं से ये प्रेरित होते हैं और वापस नौकरी पे आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन छुट्टी करने के जुर्म में दीना बहाना 4th क्लास के कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। दीना बहाना अपने हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन में बैठ जाता है और कई दिन उनको बैठे बैठे हो जाते हैं। काशीराम साहब उसको समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि तुम माफी मांग लो अपने अधिकारी से। दीना बहाना कहते हैं, ये मेरा हक है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है,
संविधान के शिल्पकार का जन्मदिन था, मैंने मात्र एक दिन छुट्टी की है। हम अपने महापुरुषों के सम्मान में क्या एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते? क्या हमें एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलनी चाहिए? ये मेरा अधिकार है और मैं अपने हक को प्राप्त करके ही रहूंगा। काशीराम साहब ने कहा, ये लोग तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, तुम सर पटक पटक के मर जाना, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। दीना भाना ने कहा, मैं अपने अधिकार को पाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। इतना दृढ़, इतना संकल्पित देखकर काशीराम साहब भी उसी के साथ बैठ जाते हैं और दीना भाना को नौकरी पर ले लिया जाता है। 4th क्लास कर्मचारी और क्लास 1 अधिकारी दोनों सच्चे मित्र बन जाते हैं। इतने अच्छे मित्र, साथ बैठते हैं, साथ चाय पीते हैं और साथ बैठकर टिफिन साझा करते हैं, एक दूसरे का खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन बात करते करते काशीराम साहब ने कहा, दीना भाना, एक बात बताओ, तुमने संघर्ष करके नौकरी हासिल कर ली, क्या इस तरह का शोषण और भी जगह होता होगा? बोले, हां, एक ही समय में हजारों जगह हजारों लोगों का शोषण हो रहा होगा। काशीराम साहब बोले, भाई ये शोषण रुकेगा कैसे? तो दीना भाना ने कहा, अगर हमारी सरकार हो तो ये शोषण रुक सकता है। काशीराम साहब दीना भाना को पूछते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब के बारे में जानने का कोई स्थान है, कोई जगह है? तो दीना भाना ने कहा, आप नागपुर चले जाओ, वहां बाबा साहब के बारे में विस्तार से आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। और काशीराम साहब नागपुर चले जाते हैं। नागपुर जाकर 1.5 महीने लगातार बाबा साहब को पढ़ते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं और वहां से प्रेरित होकर ये तय कर लेते हैं कि अब वो नौकरी पर वापस नहीं जाएंगे। वहीं नागपुर में आसपास के दोस्तों से बात करते हैं, उनके साथ विचार को साझा करते हैं, देश और समाज को बदलने की बात करते हैं। शोषित, पीड़ित, मजलूम, हाशिए पर जिंदगी जीने वाला बहुजन समाज, उसको हुक्मरान बनाने का सपना देखते हैं और वो सपना अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं। कुछ लोग उन पर हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई सीरियस हो जाते हैं। तो काशीराम साहब से उनके दोस्त कहते हैं कि हम आखिर तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? काशीराम साहब कहते हैं, साहब आप मेरी एक मदद कर दीजिए, मैं ये बात जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं साधनहीन हूं, मेरे पास साधन नहीं है और मैं नौकरी छोड़ चुका हूं। मुझे लोगों के पास जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था कर दीजिए। तो 10-12 लोग मिलकर काशीराम साहब को साइकिल दिलवाते हैं। उसी साइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव और गांव गांव घूमते पूरे महाराष्ट्र में लगातार 8 साल जनजागृति करते हैं। बहुजन समाज को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं और जागरूक करते करते बहुत तकलीफों से गुजरते हैं। बहुजन समाज के लोग जो अलग अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, उनको एकजुट करने का प्रयास करते हैं। एकजुट हो भी जाते हैं और 4 सांसद जीत कर आते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। काशीराम साहब उनसे कहते हैं, तुम पर समाज की जिम्मेदारियां हैं, तुम समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, आखिर तुम व्यक्तिगत हित कब छोड़ोगे? तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो, तुम नष्ट हो जाओगे। तो बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लीडर तथा कथित अम्बेडकरवादी नेताजी कहते हैं कि हम यहां बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं ना। आप कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो? पंजाब से ना। तो आप बाबा साहब को पंजाब में जाके समझाओ, यहां हमें मत समझाओ।
काशीराम साहब पंजाब चले जाते हैं। पंजाब में उनको नहीं सुना जाता। एक जगह तो काशीराम साहब को कट्ठे से बांधकर उनका समाज ही पीटता है, लेकिन वो मिशन नहीं छोड़ते। काशीराम साहब वहां से मध्य प्रदेश आ जाते हैं। वहां पर भी काशीराम साहब को लोग नहीं सुनते। फिर बाबा साहब उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में संत प्रिय गौतम, बीपी मौर्य साहब, डी के आनंद जैसे लोगों ने जनजागृति कर रखी थी, और उस जनजागृति की वजह से काशीराम साहब को वहां पर समझना लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे ऐसे व्यक्ति का जो विचार के आधार पर मजबूत हो, जो त्याग और समर्पण के आधार पर संकल्पित हो, और वो व्यक्ति उन्हें मिला मान्यवर काशीराम साहब के रूप में। काशीराम साहब अपने गले में बाबा साहब को टांगते थे और पीछे ज्योतिबा फुले की, और साइकिल पर आगे कबीर की और पीछे रविदास की और छत्रपति साहू महाराज की। अन्य वो महापुरुष जिनसे वो प्रेरित थे, साइकिल पर और अपने आगे पीछे उन्हीं की तस्वीरें लेकर घूमते थे और गांव-गांव जाकर उन महापुरुषों के बारे में बताया करते थे। बच्चे उन्हें तमाशा वाला समझकर खड़े होते थे और उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। उन्हें लगता था कोई बाइस्कोप वाला आ गया जो हमको चित्र दिखाएगा, सिनेमा दिखाएगा। हाथ में वो डुगडुगी बजाते, बच्चों को बुलाते और महापुरुषों के बारे में बताते। लेकिन वहां पे कुछ बड़े लोग भी खड़े होकर सुनते, वो प्रेरित होते, जागरूक होते, और ऐसे काशीराम साहब का मिशन बढ़ता गया। काशीराम साहब कहा करते थे, मैं तो अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। इसी बीच में मान्यवर काशीराम साहब को बहन मायावती मिलती हैं जो आईएएस बनना चाहती थी। काशीराम साहब बहन मायावती के घर पहुंच जाते हैं और उनके पिताजी कहते हैं, मैं तो इसे आईएएस बनाना चाहता हूं। और जब परिचय होता है बहन मायावती से, तो वो भी आईएएस बनने का सपना ही पाले बैठी थी। काशीराम साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर कुछ और देख रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम जो बनना चाहती हो, ऐसे आईएएस सैकड़ों तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम्हें सैल्यूट करें, तुम्हें फॉलो करें और तुम्हारी बात को माने। मैं ऐसा तुम्हें बनाना चाहता हूं। बहन मायावती भी प्रेरित हो जाती हैं और वो भी मान्यवर काशीराम साहब के साथ सहयोग में जुड़ जाती हैं। काशीराम साहब बामसेफ एक संगठन बनाते हैं सरकारी कर्मचारियों का, और उसके बाद युवाओं का संगठन बनाते हैं DS4, और उसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं। काशीराम साहब के इस संघर्ष में 18 साल गुजर जाते हैं। 18 साल तक वो अपने घर नहीं जाते। जैसा आज सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऐसा उस समय नहीं था। पत्राचार के माध्यम से ही लोगों की राजी खुशी लेने और देने का अवसर ही था। ऐसे में कोई चिट्ठी काशीराम साहब अपने घर नहीं डालते हैं, और माँ और पिताजी, बहन भाई इंतजार करते रहते हैं। लोग उनसे कहते हैं, अब तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, या तो वो विदेश चला गया है या फिर किसी ने उसे मार दिया है। तिल तिल रोज तड़पते थे काशीराम साहब के माता पिता। वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा कितना बड़ा त्याग कर रहा है, कितना बड़ा संघर्ष कर रहा है। लेकिन 18 साल के बाद जब दीवारों पर उनका नाम लिखे हुए देखा, जब उनके पोस्टर लगने लगे, जब दीवारें लोग लिखने लगे, तो उनसे उनको पता लगा कि काशीराम हमारा जिंदा है। लेकिन फिर भी एक भ्रम बना हुआ था, ये शायद कोई दूसरा काशीराम है।
हमारा काशीराम तो सरकारी कर्मचारी है, वो इतना बड़ा प्रयास कैसे कर सकता है? लेकिन एक समय आया जब वो उन्हीं के गांव के पास काशीराम साहब की बहुत बड़ी जनसभा होने वाली थी। पूरा परिवार उनको देखने के लिए जाता है और देखकर ये कंफर्म हो जाता है ये हमारा काशीराम है। पूरी स्पीच में काशीराम साहब को परिवार सुनता रहता है और वो रोते रहते हैं, आंखों से आंसू बंद नहीं होते। उस स्पीच में काशीराम साहब समाज से ये वादा करते हैं, मैं अपने परिवार के लिए अब मर चुका हूं, मेरा बहुजन समाज ही परिवार है, मुझे इसी परिवार के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है। अपनी खून की एक एक बूंद मैं इस समाज को हुक्मरान बनाने के लिए लगाऊंगा। ये बात सुनने के बाद काशीराम साहब के पिताजी घर को लौट जाते हैं। भारी मन से घर को जाते हैं और घर जाकर हार्ट अटैक में उनकी मौत हो जाती है। किसी को नहीं पता था। फिर एक बेटी मंच पर जाती है, उन्हें फूल माला देती है और उनसे पूछती है, क्या आप मुझे जानते हैं? तो काशीराम साहब कहते हैं, बहन मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहती है, मैं आपकी छोटी बहन हूं, मुझे आप गोद में छोड़कर चले गए थे। फिर मां मंच पर जाती है और मां उनका चेहरा पकड़कर कहती है, बेटा तेरे बहन भाई सभी कुंवारे बैठे हैं, मैं तेरी शादी के इंतजार में नजरें गड़ाए बैठी हूं। मुझे 18 साल हो गए, मैंने तुझे नहीं देखा। 18 साल के बाद तू मुझे आज मिला है। बेटा तू मेरे साथ चल, मेरे घर चल, मैं तुझे सेहरा पहनाना चाहती हूं। काशीराम साहब कहते हैं अपने माँ का चेहरा पकड़कर, माँ मैं तेरे लिए मर चुका हूं, मुझ पर इस बहुजन समाज की जिम्मेदारियां हैं, मुझे इन जिम्मेदारियों को निभाना है। अगर हो सकता है तो तू मुझे 2 गज कपड़ा ला के दे दे, मुझे कफन पहना के विदा कर दे, मैं तेरे लिए मर चुका हूं। इतनी बात सुनकर मां फूट फूट कर रोने लगती है। काशीराम साहब भी बहुत रोते हैं। दोनों माँ बेटे उस मंच पर फूट फूट के रोते हैं और वहां जितने भी लोग थे सभी की आंखों में आंसू थे, सभी की आंखें गीली हो चुकी थी। ऐसे में काशीराम साहब अपने घर नहीं जाते और अगली मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको सूचना मिलती है कि तुम्हारे पिताजी गुजर चुके हैं, तुम घर में बड़े हो तो चिता को अग्नि देने का अधिकार तुम्हारा ही है। काशीराम साहब अपने साथियों से कहते हैं कि मेरे पिता की चिता को आग देने के लिए मेरे और छोटे बहन भाई हैं, वो उनकी चिता को आग दे लेंगे, लेकिन अगर मैं अपने बाप की चिता को आग देने चला गया तो मनुवादी लोग ये कहेंगे जिसको बाप की पड़ी है वो समाज का देखेगा। और काशीराम साहब घर न जाकर अगली मीटिंग पर चले आते हैं। इसी संघर्ष में काशीराम साहब एक बार डॉक्टर अम्बेडकर भवन दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन था बामसेफ की मीटिंग लेने के लिए बंबई से दिल्ली गए थे। दिल्ली में सर्दी पड़ रही थी और वो बुखार में तप रहे थे। आधी बाजू की शर्ट पहनी हुई थी। उनको लगा कि मैं सूट बूट पहनने वाले लोगों के बीच में जा रहा हूं, अगर मैं इस हाल में रहूंगा तो मुझे नहीं सुनेंगे, तो मैं कोट खरीद लेता हूं। नीलामी कोट खरीदने के लिए जामा मस्जिद पे जाते हैं और पूछते हैं, भाई कोट कितने का है? तो व्यक्ति कहता है, साहब 25 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, बोलो कौन सा चाहिए। वो अपनी जेब चेक करते हैं, जेब में मात्र 25 रुपए पड़े हुए थे। काशीराम साहब ने कहा, भाई 10 रुपए में कोई कोट मिलता हो तो दे दे, मेरे पास 15 रुपए बचेंगे, ये 15 रुपए मेरे किराए के लिए काम आएंगे। तो व्यक्ति मजाक उड़ाता है, वो कहता है 10 रुपए का कोट खरीदेगा, कोट पहनेगा, जा वहां चला जा शमशान घाट वजीराबाद, वहां मिल जाएगा तुझे कोट। काशीराम साहब का उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया था। काशीराम साहब ने मजाक में भी अवसर तलाश लिया
और वो शमशान घाट चले गए। वहां जाकर डोम से उन्होंने कहा, भाई कोई कोट वोट है तुम्हारे पास? तो डोम ने कहा, साहब ये टंगा है पेड़ पर, पहन लीजिए। वो बड़ा अच्छा कोट था, साफ सुथरा कोट था, नया कोट था। काशीराम साहब ने कहा, क्या दे दें आपको? उन्होंने कहा, साहब जो चाहो दे दीजिए, यहाँ तो मरे हुए लोगों के कोट हैं ये। काशीराम साहब ने उस व्यक्ति को 10 रुपए दिए और वही कोट काशीराम साहब ने 4 साल पहना। जब वो अंबेडकर भवन में मीटिंग कर रहे थे तो जैसे हाथ उठाकर बार बार संबोधित कर रहे थे, तो बगल में खून के दाग लगे हुए थे जो काशीराम साहब नहीं देख पा रहे थे। तो सामने बैठे लोगों ने उनके कोट पे लगे दाग देख लिए और काशीराम साहब से धीरे से कहा, साहब क्या आपको चोट लगी है? आपके बगल में खून के दाग लगे हैं। काशीराम साहब मुस्कुरा के बोले, ये मरे हुए आदमी का कोट है जो मैंने पहना है, एक्सीडेंट में मर गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे तो जीवन जीना है और शोषित पीड़ित समाज को हुक्मरान बनाना है, इस देश का शासक बनाना है। तो मुझे मेरी तकलीफें नहीं देखनी, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, कितना लोग जागरूक हो रहे हैं, मुझे ये देखना है। एक बार काशीराम साहब एमपी में कैडर करने जा रहे थे। रास्ते में एक खड्डा था, कीचड़ उसमें थी, उसमें 4 कुत्ते के पिल्ले पड़े हुए थे, जिनमें 2 पिल्ले बहुत जोर जोर से रो रहे थे और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे। काशीराम साहब ने देखा और उन 2 बच्चों को पकड़कर बाहर रख दिया। वो खुश हो गए। फिर वो आगे बढ़ गए। काशीराम साहब से साथी ने कहा, अरे साहब उसमें 2 पिल्ले और हैं। तो काशीराम साहब ने कहा, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया है, वो उसी में खुश हैं। ठीक आगे बढ़ गए। बहुजन समाज की स्थिति तब भी ऐसी थी और आज भी लगभग वैसी है। कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर कर समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी टीवी और बीवी में मस्त है, अपने बंगले बना रहे हैं, अपनी गाड़ियों के ऊंचे मॉडल खरीद रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपनी शान, अपने कपड़ों की शान बना रहे हैं, अपने बच्चों को देश विदेश में पढ़ा रहे हैं, और जिस समाज से आते हैं उस समाज के अधिकार छीनते जा रहे हैं। एक बार काशीराम साहब मीटिंग में जा रहे थे। नदी के किनारे किनारे, नदी के दूसरी तरफ गांव था। पुल आगे भी दूर था, पीछे भी दूर था, समय का अभाव था। तो साथियों ने कहा, साहब गांव नदी के उस पार है, हम आगे जाएंगे तो भी पुल दूर है, पीछे जाते हैं तो भी पुल दूर है, और नदी पार करते ही गांव है, तो हमारा समय बच जाएगा, तो क्यों ना हम नदी पार कर लें। काशीराम साहब ने कहा, ठीक है, बेहतर रहेगा। तो लोगों ने अपनी अपनी पैंट उतारकर कमर पर रख ली और नदी पार करने लगे। लेकिन काशीराम साहब पैंट समेत नदी में घुस गए, उनकी पैंट भीग गई, और जब नदी के पार उतर गए तो उनके साथी ने कहा, साहब आप पैंट उतार नहीं सकते थे, अब गीली पैंट से आप कैडर दोगे, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। काशीराम साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अपने अपने अंडरवियर हैं, चड्डी है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास चड्डी भी नहीं है। काशीराम साहब ने अपने साथियों से कहा, मेरे बहुजन समाज के लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते, उन्हें पूरी जिंदगी चड्डी बनियान नसीब नहीं होता। मेरे समाज के लोगों के पास अच्छे घर नहीं हैं, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं हैं, उनके बच्चों को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकतंत्र में जो शासक होता है उसके समाज का शोषण नहीं होता। अगर मुझे शोषण रोकना है तो अपने समाज को शासक बनाना होगा, उसको हुक्मरान बनाना होगा, उसको जीवन जीने का अर्थ बताना होगा।
जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। इतना अच्छा मिशन लेकर काशीराम साहब चल रहे थे। इस मिशन में काशीराम साहब ने 4000 किलोमीटर साइकिल चलाकर हजारों गांव में अपने मिशन मूवमेंट को पहुंचाया और हजारों लाखों लोग उनसे प्रेरित होते गए। शराबबंदी को लेकर काशीराम साहब ने आंदोलन किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसको लेकर तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सरकारें हिल गईं। और एक बड़ा आंदोलन किया काशीराम साहब ने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाया, यानी कि 27% जो ओबीसी को आरक्षण जो नहीं दिया गया था सरकारों के द्वारा, उस आरक्षण को लागू करवाया और एक नोट एक वोट की डिमांड अपने समाज से की। लोगों ने अपने मवेशी बेच दिए, लोगों ने अपने घर बेच दिए, लोगों ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की, काशीराम साहब को सहयोग किया। नमक की रोटी खाकर, प्याज से रोटी खाकर, चटनी से रोटी खाकर काशीराम साहब का लोगों ने मिशन चलाया और वो मिशन इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश में जिस समाज की बेटियां घास खोदने तक सीमित थी, जिस समाज की बेटियों के सपने देखने पे पाबंदी थी, उनके शिक्षित होने पे पाबंदी थी, जिस समाज की बेटियां चूल्हा चाकी तक सीमित थी, उसी समाज की बेटी बहन मायावती को 4 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने उनको ऑफर दिया कि तुम्हें हम राष्ट्रपति बना देंगे इस देश का, लेकिन तुम्हें ये बहुजन मूवमेंट रोकना होगा। काशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट को नहीं रोका और राष्ट्रपति पद को ठोकर मार दी। बड़े बड़े लालच काशीराम साहब को दिए, लेकिन काशीराम साहब ने समझौता नहीं किया, अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं खरीदी। अपना पूरा जीवन काशीराम साहब ने 2 जोड़ी कपड़ों में काट दिया। इसलिए वो व्यक्ति दुश्मनों के आगे, मनुवादियों के आगे सर उठा के विशाल पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह खड़ा रहा, उसको टस से मस तक नहीं कर सके। काशीराम साहब लगातार ये प्रयास करते रहे, पूरे देश में घूम घूम कर, काशीराम साहब ने पूरे देश में घूम घूम कर राष्ट्रीय पार्टी बनाया, बहुजन समाज पार्टी को। उनके रहते हुए दिल्ली में विधायक बने, कश्मीर में विधायक बने, राजस्थान में बने, एमपी में बने, झारखंड में बने, अन्य कई प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहे। बड़ी तेजी से ये कारवां आगे बढ़ रहा था। बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनने ही वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम साहब ये संसार छोड़ जाते हैं। उनके नाम पर कोई बैंक बैलेंस नहीं, उनके नाम पर कोई घर नहीं, उनके नाम पर कोई जमीन जायदाद नहीं। उनका अपना जायदाद के नाम पर अगर कुछ था तो वो बहुजन समाज था। काशीराम साहब के बाद इस बहुजन समाज रूपी धन को रखाना चाहिए था, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितिवश क्या कारण रहे, मैं उस पर न जाते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, बहन मायावती ने जहाँ तक हमको पहुँचाया और जो हमको मान सम्मान स्वाभिमान दिलाया, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। पूरे भारत में आज तक के प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना बहन मायावती ने अपने अकेले उत्तर प्रदेश में किया। उनका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन अगर हम सर उठा के देखते हैं दूर दूर तक, अगर कोई विकल्प है तो वो सिर्फ भाई चंद्रशेखर के रूप में हमको दिखाई देता है। भाई चंद्रशेखर संसद से लेकर सड़क तक बहुजनों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बहुजनों के हक की बात, अल्पसंख्यकों के हक की बात वो कर रहे हैं। निडर निर्भीकता से वो चल रहे हैं। उनको जान से मारने की
कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी जान को हथेली पर रखकर बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुजन समाज को चाहिए कि उनके हाथ को और मजबूत करें और भाई चंद्रशेखर जैसे और भी बेटे अपने समाज में पैदा करें। लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है। जो भी व्यवस्था बदलेगी संसद से बदलेगी, जो भी मिलेगा संसद से ही मिलेगा, और संसद में हमारी भागीदारी जितनी अधिक होगी उतनी हम हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि इस कारवां को भाई चंद्रशेखर के रूप में देखिए और तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो दूसरों को भी भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।